अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम, मेरे साथ हैं जावेद रहमान और वकार गिलानी, दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं। खबरों का एजेंडा जो है वो आज हमारे पास क्योंकि ये पाकिस्तान में वीकेंड चल रहा था तो जाहिर है कि उस तरह से खबरें नहीं होती, लेकिन हमने सोचा कि एक होलिस्टिक सी जो पिक्चर है वो ली जाए इस वक्त सिचुएशन की। आर्मी चीफ साहब बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं, उनके माशी एजेंडे की बड़ी धूम है, क्रैकडाउन की बातें हो रही हैं कि 15 सितंबर के बाद जो है वो कोई बड़ी तैयारी हो रही है। क्या तब्दील होगा 15 सितंबर को, इस पे बात करना ज़रूरी है। और ऐसा लगता है कि अदलिया थोड़ी-थोड़ी पुश बैक कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के इक़दामात के खिलाफ। वो निशानियाँ किधर से हमें मिल रही हैं, ये भी आपको बताएँगे। और आरिफ अलवी साहब बहरहाल अपनी सी कोशिश में मसरूफ़ हैं कि किसी तरह से वो इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएँ और वो डेट ले सकें। क्या ये कोशिश कामयाब होगी या नहीं, ये भी आपको बताएँगे। शुरू करते हैं, मेरा ख्याल है जावेद साहब, ये चल रहा है हमारे कुछ एनालिस्ट दोस्त हैं वो बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जी 15 सितंबर के बाद जो है ना वो एक कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है और वो सारी सख्तियां, चाहे वो मीडिया के लिए हों या सियासी जमात के लिए हों, किसी के लिए, लोग उसको भूल जाएंगे। तो अब आप पावर कॉरिडोर्स में घूमते रहते हैं, ज़रा हमें बताएं कि 15 सितंबर की जो डेट है, उसकी क्या अहमियत है? क्या तब्दील होना है 15 सितंबर को, जिसके बाद ये खौफनाक मंजरनामा खींचा जा रहा है? अवैस साहब, मैं बहुत शुक्रिया आपने के ऊपर बात का आगाज़ किया। मैं जावेद चौधरी साहब की तरह ये नहीं कहूँगा कि वो जेल का दरवाज़ा खुला और किड़किड़ किड़की की आवाज़ खड़े आई। हैं, बिल्कुल। मैं अलबत्ता ये आपसे कह सकता हूँ कि मुझे जमहूरियत का पहिया चलता हुआ और उसमें किड़किड़ किड़की वहाँ आवाज़ ज़रूर आ रही है। हम्म। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, जो मैं जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है और जो बात हो रही है, अब उनके हाथ मुझे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसके बगैर अब मजीद मुमकिन नहीं है। हम्म। जमहूरियत का पहिया उनको उनको ऐसी वाइब्स भी मिल रही हैं, वाज़े इशारे भी मिल रहे हैं कि भाई अपना अपना काम स्टार्ट करो। हम्म। मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी उन लोगों को जो हुआ क्या है वैसा, असेंबली टूटती है, उसके बाद अनसर्टेनिटी यहाँ ये हो रही कि अभी तक कहीं भी डेरे आबाद नहीं, कोई वो उनको परवाह ही नहीं है, बैठे हैं सुकून से। इलेक्शन की तो कोई डेट ही नहीं है, कोई पता ही नहीं बल्कि है कि कब। वो जमातें जो पीडीएम की हुकूमत में थी, मुस्लिम लीग नून ने तो बड़ा वाज़ेह तरीके से अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया ना, जिम्मेदारी उतारनी शुरू कर दी है। उनके सारे इत्तेहादी जो हैं वो भी अब बारी बारी कहने शुरू हो गए कि हमने बड़ी गलती की इनके साथ शामिल होकर। जी हाँ, अब मौका आ गया कि क्रैक्स डेवलप होने का, और क्रैक ऐसा ऐसा वाइड होंगे और इसके बाद अलग अलग से तलवारें लेके हर कोई अपनी खड़ा होगा। हम्म। क्योंकि जब आपने हल्के में जाना, उसने ये नहीं कहना कि यार आपके साथ पीपल्स पार्टी थी, नून थी, आपने अपनी बात करनी है। लेकिन वो तो मुझे देखिए, वो तो इलेक्शन से मुतल्लिक है ना, इलेक्शन की तो बात बड़ी बाद में आएगी। ये तो इलेक्शन से पहले के हमें वो जो खतरे से आगाह किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं कि ये क्या होना है और किसने करना है। देखिए, इसमें हम अगर सबसे पहले तो अदलिया को देखें कि वहाँ क्या तब्दीली, वो तब्दीलियाँ भी करीब हैं। जहाँ तक बात है अलवी साहब की, आप अलवी सीधा साहब सीधा आप ये कह रहे हैं कि अब 16 सितंबर को जो चीफ जस्टिस ने रिटायर होना है, काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस बनना है, कुछ उससे उम्मीदें बांधी हुई हैं हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने। जी हाँ, बिल्कुल, हमेशा हम्म। यही हुआ है कि अदलिया का किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। हम्म। अब मैं इससे पहले 1 मिनट की ये बात कर दूं कि पहले हम सब लोगों के केस या हमारी उधर तक नज़र ही नहीं जा सकी। कहा जाता था कि अलवी साहब रिटायर हो जाएंगे या अलवी साहब चले जाएंगे, लेकिन ये कड़ियाँ नहीं मिला सके कि असेंबली नहीं होगी तो अलवी साहब की जगह और कौन आ सके। हम्म। वहाँ आके तो रह गए। अब अलवी साहब इंजॉय इस पीरियड को बहुत लंबा कर सकते हैं, बाद में जाके आगे जाके अलवी साहब की जो अब जो वो मुलाकातें कर रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। 15 सितंबर की जो डेट है, मैं तो इसको बिल्कुल जो मैंने बात की है, ये सफ़ेद मार्बल वाली जो बिल्डिंग है,
वहाँ जो बड़ी तब्दीली होनी है उससे ही एसोसिएट करूँगा। उसके बाद आपको जिस तरीके से ये चीज़ें नज़र आएंगी, उलट-पुलट, पुराने केसेस, नए केसेस, काज़ लिस्टें लगती हुई नज़र आएंगी, कि गिलानी साहब परेशान हो जाएंगे उनको देख के कि यार किस केस में ज़्यादा अहमियत है, किसको छोड़ें और किसको ज़्यादा वो किस कोर्ट में जाके बैठें। हर कोर्ट में हर जगह आपको इम्पोर्टेंट केसेस लगते हुए नज़र आएंगे। हाँ, ये मैं ये ज़रूर कह दूँ, अवाम की केसेस वैसे ही पेंडिंग रहेंगे। तो गिलानी साहब, आप भी थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें, थोड़ा सा इसको मजीद खोलें। ये किस किस्म का क्रैकडाउन है जो कहा जा रहा है मीडिया पर होगा, सियासतदानों पर होगा, और कोई उसमें से बचेगा नहीं, और इस पे बड़े शादियाने भी जा रहे हैं हमारे कुछ दोस्त। बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे आज थोड़ी सी गुस्ताखी की इजाजत दे दें। यानी आप ज्यादा गुस्ताखी करें, हम बैठे किस लिए हैं इस काम के लिए। ये जो हमारे एनालिस्ट हैं या जो भी हमारे मुखबर हजरात हैं जो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसकी सीधी सीधी बात ये है आप करें कि 15 सितंबर को जो थोड़ी बहुत गुंजाइश रह गई थी, ईवान अदल में रह गई थी या सदर मुमलकत के पास रह गई थी, 9 सितंबर को वो जाने वाले हैं और सेरेमोनियल उनके पास ओहदा होगा, तो वो फॉर्मली सीधा सीधा ये कहें कि जनरल आसिम मुनीर बाजवा, जनरल आसिम मुनीर साहब जो है फॉर्मली टेक ओवर कर लेंगे, सारा निजाम उनके हाथ में आ जाएगा, जो थोड़ी बहुत कसर है वो पूरी हो जाएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो अदलिया हमें थोड़े थोड़े इशारे देती है, जैसे ये परवेज इलाई के केस में उन्होंने उनको रिलीफ देने की कोशिश की, नहीं माने उनको, और हम जानते हैं कि इनके ईमा पर उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फॉर्मली टेक ओवर करने से मुराद अब ऐसा भी है, जिस तरह आपने शुरू में बात की, ये बहुत अहम बात है। पहले हमें 6 साल बाजवा डॉक्टराइन भुगती है इस मुल्क ने, उसके बाद आप देखेंगे 2-3 दिन से बिजनेसमैन से मुलाकात हो रही है, जो ही डॉलर का रेट ऊपर चढ़ा है, उस पर बिजनेसमैन वाली मुलाकात में हम आते हैं, तो अब वो इकोनॉमी के भी जाहिर है जी वो माहिर बन गए हैं बहुत सारी ट्वीट्स के मुताबिक, तो फॉर्मली उन्होंने सब कुछ संभाल लेना है कि जनाब इस मुल्क को उन्होंने अपने तरीके से चलाना है, और उस तरीके में वो शामिल है उनका कि जिसको उन्होंने रखना है वो रखेंगे, जिसको उन्होंने वाइप आउट करना है उसको वाइप आउट करेंगे। लेकिन सिलसिला सवाल यही है बड़ा कि इस मुल्क के साथ ये तमाशा वैसा कब तक चलता रहेगा। ये 6 साल पहले भी हमने भुगता, उससे पहले भी हमने राहिल शरीफ साहब का, फिर मुशर्रफ साहब का भुगता। ये सारे आते हैं इकानमी को ठीक करने, और हर हमारे जो साथी हैं जो जिनको बड़ी 15 सितंबर से उम्मीदें हैं, ये उनको मसीहा बना के पेश कर देते हैं इस मुल्क में। भाई आप यकीनी तौर पर मसीहा हैं, लेकिन आप हमारे शरारती मसीहा हैं। मुझे एक बात मेरी सुन लें, यहाँ पे हमारे साथियों का रिकॉर्ड जो है ना वो बड़ा अनब्लेमिश्ड है, वो हर नए आने वाले को मसीहा बना के पेश करते हैं, तहरीर नहीं बदलती, सिर्फ नाम बदलता है। हम उनको अपने सरहदी मसीहा जरूर मानते हैं, सर आंखों पे मानते हैं, लेकिन अगर आप मईशत भी दुरुस्त करने चल जाएंगे, आप जमहूरियत को ठीक करेंगे, आप एहतसाब करेंगे, भाई सारा मुल्क अगर इसी तरह चलना है तो फिर तो ये मुल्क वाकईतन आगे नहीं चलेगा। आप देखिएगा शायद कुछ अर्सा और ये मामला चल जाए, फिर आपने परवेज मुशर्रफ जैसे रजीम को भी देखा किस तरह बाद में वो रिवर्स होना पड़ा उसे, आपने कमर जावेद बाजवा साहब को भी देखा 6 साल किस तरह बाद में वो उनका अंजाम क्या हुआ है, वो पूरा मुल्क जानता है, और मेरा ख्याल खुद भी जानते हैं, इसीलिए कहीं सर छुपाए बैठे हुए हैं वो। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इस मुल्क की कौम पे और इस मुल्क की ये मईशत पे, सियासत पे, पार्लिमान पे रहम करना चाहिए, और हमें एक इतदाल के साथ चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। हर वक्त एक मसीहा पे सारी उम्मीदें रख के बैठ जाना और ये यकीन करना कि वो डंडा चलाएगा और सारे इदारे ठीक हो जाएंगे, भाई उन सारे माफियाज को तो आप अपने साथ दोबारा मिला रहे हैं जिनको आपने डंडा फेरना है। तो आपने मईशत को कहाँ से ठीक करना है, आपने निज़ाम को कहाँ से ठीक करना है, आपने सही जमहूरियत कहाँ से लानी है, वही वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो आप दोबारा कर रहे हैं। तो ये बदकिस्मती यही है कि एक जो आ गया शेर, बस उसको हमने बड़ा करके दिखाना है, और वही 15 सितंबर है, वही जनाब मसीहा है, वही मईशत है, वही सब। हमें इस मौजू को इस तरह वाइंड अप कर लेने चाहिए कि साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं, अल्लाह आपका भला करे। और ये जो मैं वाजे कर दूं कि ये जो गिलानी साहब बात कर रहे थे कि थोड़ी बहुत गुंजाइश हमें जो कहीं नजर आती है वो भी नहीं होगी। अभी हाल ही में हमें नजर आया कि थोड़ा थोड़ा पुश बैक अदलिया कर रही है, शायद परवेज इलाही के केस में, ईमान मजारी के केस में, अली वजीर के केस में, यानी ये भी शायद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उसके बाद। और उसके बाद मुल्क के अंदर क्या हालात होंगे, मुल्क के बाहर हमारा क्या चेहरा होगा, और ये क्यों हो रहा है, ये भी मेरा ख्याल है बताना जरूरी है। कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर यही सारा कुछ होना है तो फिर फौज बराह रास्त आके टेक ओवर क्यों नहीं कर लेती,
जितना बड़ा काजी फायज ईसा साहब का इमेज है, माशाल्लाह वो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग ये बातें करके कि जनाब 15 सितंबर को ये हो जाएगा, हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, बिल्कुल, उनके उनके साथ भी किरदार ज़्यादती को हम करते हैं। मशकूक बना रहे हैं। हमें बिल्कुल। उनका किरदार आके देखना है कि वो किस हाँ। तरीके से अपनी आईनी जिम्मेदारी को क्योंकि वो निभाते ये हैं। कह चुके हैं, जो आपको याद होगा, जो उन्होंने तकरीर की थी असेंबली के अंदर, उन्होंने कहा आज वो लोग जो मेरी तारीफें कर रहे हैं, कल को यही मेरी बात तारीफियां करेंगे जब मैं इनके खिलाफ फैसले दिया करूंगा। और ये तो उम्मीद बहरहाल अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन ये डॉक्ट्राइन जो है ना, ये क्यानी साहब सेट कर गए थे अपने जमाने में। जनरल क्यानी की मैं बात कर रहा हूँ कि खुद सामने आने की जरूरत नहीं है। जो परवेज मुशर्रफ के जमाने में फौज का हाल हुआ और वो हमने देखा, और फिर जिस तरह उन्हें रुखसत होना पड़ा, चेहरा आगे सिविलियन होना चाहिए, हाइब्रिड हो या हाइब्रिड प्लस हो, और आप पीछे रह के जो है वो उसकी तनाबे खींचे। और तनाबे खींचने का जो मामला है, गिलानी साहब, वापस आपके पास आता हूँ, उसमें हर आर्मी चीफ अपना एक नया डॉक्ट्राइन लेके आता है, उसमें माशी एजेंडा जो है वो बड़ा सरफहरिस्त होता है। ये सिलसिला शुरू किया था रिसेंट मेमोरी में कमर जावेद बाजवा साहब ने, वो भी मईशत पर सेमिनार कराया करते थे। एक मुलाकात में वो मैं सुन रहा था, हमारे जो दोस्त हैं अजमल जामी साहब, उनके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने मईशत पर इतनी तालीम हासिल कर लिया, मुझे अब लगता है कि मैं पीएचडी हो गया। तो अब ये नए पीएचडी हमारे पास आ गए हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब, वो बिजनेसमैनों से मुलाकातें कर रहे हैं, वो नवीद सुना रहे हैं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। वो अंग्रेजी में एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। लेकिन मेरा ख्याल है पीएचडी तो ये पहले ही होते हैं भाई साहब, लेकिन ये डबल पीएचडी कर लेते हैं बाद में। लेकिन जो बात आपने की, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है मेरा ख्याल है, कि जो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ अपनी नाकिस राय में, कि जिस तरह हम बात करते हैं सियासतदानों की, उस दिन हमने इमरान खान साहब की बात की कि किस तरीके से जो महरूमियाँ हैं उनको एक्सप्लॉइट करके लीडर क्रिएट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, और फिर लोग जो हैं और पब्लिक उन पे वो अपनी होप स्पिन कर लेती हैं। जो आप मईशत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी यही मामला है। देखें कि सब किसी को पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, फाइलर बहुत कम लोग हैं, मईशत का सत्यानाश है, करप्शन है, चोर बाजारी है, कसाद बाजारी है, जखीरा अंदोजी है। इस ज़मन में जब ताजरों पे सख्त रिफॉर्म्स की सूरत में या उस तरह की चीज़ों में इब्तला आती है या मईशत बिगड़ती है, तो उन्हें भी एक मसीहा चाहिए होता है वैसा, कि वो जो कोई आके कह दे कि मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा जनाब, मैं मईशत को ऐसे कर दूंगा, तो वो उन्हें उस डंडे की सूरत में वो नज़र आती है उम्मीद। इसलिए शायद वो उम्मीद बांध लेते हैं कि कोई ऐसा बंदा आएगा जो अकाउंटेबिलिटी ऐसे करेगा कि जनाब पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो जो जो सियासतदान नहीं कर सकता है, तो ये बदकिस्मती, ये चीज़ हमारी तरफ से जाती है उनकी तरफ, और वो ना चाहते हुए भी इसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। अब ख्वाम वो जनाब कहेंगे कि जनाब डॉलर वो पकड़ दकड़ कर लो, उनकी जो डॉलर को लेना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं। आज इस तरीके से कई ट्वीट्स आई कि जनाब डॉलर 5 रुपये कम हो गया। भाई ऐसे देखिए मईशत नहीं चलती है, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। सिस्टमेटिक कंसिस्टेंट पॉलिसीज लाएं, रिफॉर्म्स लाएं, आप उनको फुली इम्प्लीमेंट करें, फिर जाके आपका ये मुल्क का सिस्टम चलेगा। ये चंद दिन की वजह से दबाव डाल के कुछ पॉलिसियां आप ले आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो देर पा नहीं रहेंगी। देखिए, जो सॉफ्ट कू की आप बात कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि ये जिस तरह से हमने आगाज़ किया था गुफ्तगू का, कि मैंने जो फील किया कि जो रजिया मुझे तो नज़र आ रहा है कहीं किड़किड़ की आवाज़ें इस तरह हो रही हैं। आपने जो ये कह रहे हैं ना कि इस तरह से होता है, तो इनके साथ जो आके बैठते हैं आपके पॉलिटिशियंस ही होते हैं ना, और हर दफ़ा आके क्यों बैठ जाते हैं? क्या हर दफ़ा उनको अकल नहीं आती? हर दफ़ा वो अच्छा फील, और आम तो नहीं, अच्छे अच्छे आपके पॉलिटिशियन अगर आप उठा के देखें, वो बड़ा कंफर्टेबली उनके साथ बड़े एडजस्ट होते हैं, बड़ा अच्छा उनके साथ वो टाइम गुजारते हैं। इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि उनको कहीं ऐसा मसला हुआ, वो तो अपना इक़्तिदार एंजॉय करने के लिए उन्होंने फ़ौरन आके से अपनी पोजीशनें संभाल लेते हैं। तो मसला एक जगह नहीं है, कहाँ से शुरू करें और कहाँ जाके ख़त्म करें। हर जगह ही इस किस्म का ये रोल हर कोई अपना साथ साथ अदा कर रहा होता है। लेकिन फिर भी अगर जमहूरियत सलसल के साथ चलती रहे जावेद साहब, लोग फिल्टर आउट होते रहते हैं, और अगर यही निज़ाम चलता रहे तो लोग उम्मीदें बांध लेते हैं ताकतवर तबके से कि जनाब आप हमें मौका दें खिदमत का। आज मैं देख रहा था बाय द वे कि जो कामरान खान साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के एंकर पर्सन है, उन्होंने भी बड़ी आसिम मुनीर साहब की सताइश की कि जनाब वो बड़ा एक क्रैकडाउन करने वाले हैं, उन्होंने तो सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, बिजनेसमैन को उन्होंने लीड कर लिया है।
और उनको दबे दबे तरीके से चौधरी फवाद हुसैन लाइक कर रहे थे, रीट्वीट कर रहे थे। तो ये जावेद साहब की जो मिसाल है वो इस तरह से पूरी उतरती है। देखें जी, बात यह है, आप दोनों की बातें जो है ना वो अपनी अपनी जगह ठीक है, और मैं इसको जो है ना समअप इस तरह से करता हूं कि सियासतदान जो है ना, जब तक वो सबक नहीं सीखेंगे कि उन्हें अपना रोल अदा करना है, और उन्हें गेट नंबर 4 के बाद लाइन लगा के इक्तदार का खेल नहीं खेलते रहना कि चोर दरवाजे से बस किसी तरह इक्तदार में आ जाए, तो एस्टैब्लिशमेंट की ये स्ट्रेंथ रहेगी। और एस्टैब्लिशमेंट को भी जब तक ये समझ नहीं आएगी, वैसे वो कहने को तो हमें यह बताया जाता है कि वो बड़े न्यूट्रल हो गए हैं और अब उनका किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब तक उनको ये समझ नहीं आएगी कि जिसका काम उसी को साजे, वो सही करें गलत करें, उसके नतीजे में अवाम के पास जाएं, उसके नतीजे में वोट लें, आपका ये काम नहीं है कि आप उसको अपने जो आईनी और कानूनी रोल से बाहर जाके उसको डंडे के जरिए फिक्स करने की कोशिश करें। अगर ये चीजें डंडे से ठीक होनी शुरू होती, जो हमने 10-10 साल के 3 मार्शल लॉ लगाए हैं उसमें ठीक हो गई होती, उससे ज्यादा तो शायद एक कह लें कि पावर जिस तरह से एंजॉय की उन डिक्टेटर्स ने, वो तो किसी के पास नहीं होगी ना। बहरहाल आगे जाते जाते जी जाते जाते मैं एक बात आपको बता दूं, वाइंड अप करने लगे हैं आपके, जिन आपकी बात जिक्र कर रहे थे जज साहब का, जिन्होंने जनाब लाहौर में परवेज इलाही साहब के मतलब बात की, और कल उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी दिया हुआ है, उनकी आज अभी अभी इतला आई है आधा घंटा पहले, और ये खबर भी है नाजरीन के लिए कि उनकी कल जो नशिस्त है वो मुल्तान में रख दी गई है। तो कल वो प्रिंसिपल सीट पे नहीं बैठेंगे, कल वो मुल्तान हाई कोर्ट बेंच में जाके अपने केस सुनेंगे। बस ये जो है ना वो 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप्स बैक ही चलता है हमारे यहाँ। तो जावेद साहब, जाते जाते मुझे जो है ना वो आप सिर्फ ये बता दें, अलवी साहब जो है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पहले उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था, अब उन्होंने जो केयर टेकर लॉ मिनिस्टर है उनसे मुलाकात कर ली है, पीटीआई के हल्के कहते हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए और खुद से ही इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर देनी चाहिए। क्या वो ये तारीख खुद से अनाउंस कर सकते हैं? अगर नहीं तो ये जो कोशिशें वो कर रहे हैं आपके ख्याल में कामयाब होंगी? मेरा ये नहीं ख्याल कि उनकी कोशिशें किसी भी सूरत में कामयाब होंगी। आइन के अंदर ये जो जिस अब शिक का हवाला दे के ये सारा सिस्टम जो चल रहा है वो यही है कि उसके मुताबिक ये इतनी जो इन्होंने लेजिस्लेशन की है, ये जो इसके ऊपर खुद आपके प्रेसिडेंट साहब के साइन है, ये जो लॉ बना है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही डेट दे सकता है इलेक्शंस की, जिसके ऊपर आपने साइन किए हुए सदर साहब ने। उसकी क्या उन्होंने उस वक्त बिल नहीं पढ़ा था जो अब राय ले रही है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से? कभी पहले भी उनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से उन्होंने ली है उनकी ओपिनियन, और उनको जवाब मैंने पहले भी कहा था टका सा जवाब मिला था। अब भी जो मिले हैं उसके अंदर कुछ नहीं निकल सका, और इसमें से कुछ भी नहीं निकलना। हाँ, अगर वो वैसे कह दें, प्रेस रिलीज जारी कह दें कि मैं डेट अनाउंस करता हूँ, जो पहले भी उन्होंने की थी आपके पंजाब की, उसका कुछ कोई हमने नहीं देखा था। लेकिन तब तक ये नई तरमीम नहीं ना आई थी, जो अब ज़ाहिर एक तरमीम आ गई है और उसके जरिए इलेक्शन कमीशन को पूरा इख्तियार दे दिया गया है। जी बिल्कुल, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया हुआ है ना, इसमें उन्होंने कहा कि सदर का इख्तियार है। उस वक्त तक इख्तियार जरूर था, लेकिन उसमें फिर इंटरवीन हो गई थी आपकी कोर्ट, और उसके बाद वो, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, बल्कि वो कहते हैं कि हमें नहीं मिली थी सदर की एडवाइस इस चीज से रिलेटेड कि आपने मतलब कि इन रिटर्न नहीं मिली थी। तो ये बहुत सारी पेचीदगियां हैं। मेरा नहीं ख्याल कि सदर साहब इस कोशिश में कामयाब होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मुकाबला तो दिल नातुमा ने खूब किया, तो मुकाबला करने सदर साहब ऐसे जबरदस्त खिलाड़ी पीटीआई के निकले हैं। वैसे आप देखें, आप भारत और नेपाल का ही मुकाबला समझिए और पता हो कि नेपाल ने नहीं जीतना, लेकिन नेपाल लगा रहे आखिर दम तक, वो आखिरी ओवर तक खेल ले तो बड़ी बात होती है। ये बात दुरुस्त है। खिलाड़ी हैं जो आखिरी ओवर तक धीमे धीमे खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि शिकस्त उनका मुकद्दर है। मुमकिन है कि वही इमरान खान साहब का तुर्क का पत्ता हो और आखिरी गेंद हो जिसका वो जिक्र बार बार करते हैं। बहरहाल वो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीजें हम डिस्कस करते हैं वो बहुत सारी उसके अंदर जो है वो पर्दे के पीछे भी चीजें चल रही होती हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि उनको उस तरीके से डिस्कस किया जाए ताकि वो मुहर्रिकात आपके सामने आए, और कौन कहाँ क्या खेल खेलने की कोशिश कर रहा है उसको कोई साइड लिए बगैर हाईलाइट किया जाए।
आज इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। मेरे दोनों दोस्तों का और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।